हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पंकज शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पंकज शर्मा पर। बेटा, इस क्लास के अंदर हम पार्ट 3 इस सीरीज का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी का कुछ पार्ट हमने पढ़ा था, रैम पढ़ा था, रोम पढ़ा था। आज इस क्लास के अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड मैप तैयार किया है दैट विल क्लियर द पिक्चर इन योर माइंड कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी. So basically the classifications that we have done of memory, that is two classifications of memory exist. First one is the primary memory and second one is the secondary memory. बेटा प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट होते हैं, कैशे एंड मेन मेमोरी। कैशे एंड मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी बेटा सीपीयू रजिस्टर्स जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस दैट कंप्यूटर हैव, दैट सीपीयू हैव फॉर स्टोरेज सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेटा। एंड मेन मेमोरी के बेटा दो पार्ट होते हैं, मेन मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम के बेटा दो पार्ट होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम स्टैंड फॉर द डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा था कि क्या क्या चीज होता है। बेटा एक बार मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ कि एस रैम के अंदर जो डेटा इंसर्ट करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप करते हैं, एंड डी रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो कैपेसिटर, विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, इनकी हेल्प से डेटा इंसर्ट होता है। दूसरा डिफरेंस मैंने जो बताया था वो इनका मेमोरी एक्सेस टाइम बताया था। इसका 20 नैनोसेकंड से 70 नैनोसेकंड होता है बेटा, और एस रैम का 10 नैनोसेकंड होता है। ये फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एस रैम के अंदर जो होता है बेटा रिफ्रेशमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे जैसे चार्ज होता है, लेकिन डी रैम के अंदर रिफ्रेशमेंट की नीड होती है। यहाँ पर बेटा हमने देखा था रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के तीन पार्ट थे, पी रैम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम का मतलब था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि ये किस तरीके की मेमोरी जिसमें एक बार डेटा इंसर्ट करने के बाद वो परमानेंट फिक्स हो गया, वी कैन नॉट अल्टर द डेटा एट एनी मोर। तो बेटा पी रोम का मतलब क्या है? पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने कल भी आपको इस चीज को बताया था कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब ही रैम रोम है। जब भी हम रोम की बात करेंगे तो पी रोम की बात होगी, और जब हम पी रोम की बात करेंगे तो एक्चुअल में वो रोम की बात होगी। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसा पी रोम जिसके अंदर डेटा इंसर्ट किया गया है बट वो इरेज हो सकता है। उसकी इंटेंसिटी इस तरीके की है कि वो डेटा इरेज हो सकता है, लेकिन इरेज होने की कंडीशन है कि डेटा इरेज किस तरीके से होगा, एक अल्ट्रा वायलेट रे के थ्रू, यूवी रे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यूवी रे के थ्रू हम वी कैन इरेज द डेटा। ईईपी रोम, ईईपी रोम का मतलब है इसके अंदर जो डेटा इरेज होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बेसिस पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे से डेटा इरेज कर सकते हैं। यहां मैंने डॉटेड लाइन बताई बेटा, डॉटेड लाइन से राइट हैंड की तरफ एंड डॉटेड लाइन से लेफ्ट हैंड की तरफ। डॉटेड लाइन से लेफ्ट हैंड की तरफ का जो डेटा है, जितनी भी मेमोरी है वो सारी वोलेटाइल इन नेचर है, और डॉटेड लाइन से राइट हैंड की तरफ जितनी मेमोरी है वो बेटा नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं। वोलेटाइल नेचर की मेमोरीज का नेचर इस तरीके का होता है कि जब तक लाइट है, डेटा है, लाइट गई, डेटा भी हमारा लॉस्ट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल में लाइट के आने से और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइट के आने पर भी डेटा रहेगा और लाइट के जाने पर भी डेटा रहेगा। तो बेटा आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। देखिए बेटा, सबसे पहले आप समझिए प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, उसी तरह एक कंप्यूटर के लिए प्राइमरी मेमोरी सबसे ज्यादा यूजफुल है। मीन्स ये तो ऑप्शनल है। सेकेंडरी मेमोरी अगर कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर अच्छी तरीके से रन करेगा, और शर्त है कि उसके अंदर प्राइमरी मेमोरी होनी चाहिए, ये एक ऑप्शनल है। तो ठीक इसी तरह से बेटा प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम का कंपलसरी होना जरूरी है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास ऑप्शनल होती है, वो डेटा को सालों साल स्टोर करने के काम आती है। ये स्मॉल अमाउंट में हमारे पास मेमोरी होती है। देखिए रोम के अंदर क्या है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर डेटा परमानेंट तो है, बट यहाँ पे वो डेटा परमानेंट है जो मैन्युफैक्चरर ने करके दिया है। हम यहाँ पे कोई चीज राइट नहीं कर सकते, कोई चीज इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। रैम के अंदर हम केवल डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं, ये ये वोलेटाइल नेचर की होती है,
जब तक लाइट आएगी काम करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्या होगा, हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा सेकेंडरी मेमोरी एक इस तरीके की मेमोरी है जिस मेमोरी के अंदर हम अपने डेटा को सालों साल स्टोर कर सकते हैं। सो अगेन वी कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, अ लॉट ऑफ type of secondary memory available in the market. The first form that we have seen, that is the magnetic tape. आपने देखा होगा कि पहले जो कैसेट्स आती थी वो भी एक तरीका स्टोरेज से होता था, जिसके अंदर गाने रिकॉर्ड करते थे, जिसमें 2 होल बने हुए होते थे और ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती थी। वो स्ट्रिप को बेटा मैग्नेटिक स्ट्रिप कहते हैं, जिसको रीड किया जाता है, जिसके ऊपर डेटा को राइट किया जाता है, और फिर एक जो मैग्नेटिक हेड होता है जिसकी हेल्प से उस डेटा को रीड किया जाता है और पता चलता है कि इस टेप के अंदर कौन सा डेटा इंसर्ट किया हुआ है। तो वही होता था बेटा मैग्नेटिक टेप, जिसमें वो हम ऑडियो वगैरह हैं, जो गाने वगैरह हैं, वो हम स्टोर करके रखते थे। अच्छा, इसका अगर नेचर बात करें तो बेटा इसका नेचर होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि सपोज ये हमारे पास एक सीडी है जिसमें 1 2 3 4 5 गाने फिल किए गए हैं। 5 गाने फिल किए जाने का मतलब है कि अगर मैं सबसे पहले 5 गाने को सुनना चाहता हूँ, 5वें नंबर के गाने को सुनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले या तो मुझे वो 4 गाने स्किप करने पड़ेंगे, या फिर फास्ट फॉरवर्ड में उसको सुनना पड़ेगा, या फिर सुन के उसको झेलना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट 5 नंबर के गाने पे नहीं पहुंच सकता हूँ। तो ये होता है बेटा सीक्वेंशियल एक्सेस। ये पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, जब 4 गाने कंप्लीट हो जाएंगे देन वी कैन रीच द सॉन्ग नंबर 5। ओके, सो ये होता है बेटा सीक्वेंशियल एक्सेस, इसका नेचर। दूसरा है बेटा मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के बेटा 2 टाइप हैं, एक तो है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरा है FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का मीनिंग है बेटा ये एक स्क्वायर टेप का होता है, स्क्वायर के साइज का होता है बेटा। ये स्क्वायर के साइज की एक डिस्क होती है इस तरीके की। इसके साइज देखिए आप 8 इंच का आता है, 5 होल 1/4 इंच का आता है, 3.5 इंच का आता है। ये इस तरीके के साइज में ये अवेलेबल रहती है, जो डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। MBs में इसका डेटा आता है बेटा। MBs के अंदर हम इसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क। आजकल आपने देखा होगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है, टेराबाइट तक आती है, ठीक। तो वो बहुत लंबा साइज होता है HDD का। HDD के अंदर डेटा बेटा कैसे इंसर्ट होता है वो आपको बता देता हूँ। HDD के अंदर जो डेटा इंसर्ट किया जाता है वो 1 और मोर प्लेटर डिस्क के ऊपर किया जाता है। एक सर्कुलर प्लेटर डिस्क होती है इस तरीके की। हार्ड डिस्क के अंदर बेटा सर्कुलर प्लेटर डिस्क लगी होती है इस तरीके का। ये सर्कुलर प्लेटर डिस्क है। इस पूरी प्लेटर डिस्क को ट्रैक के अंदर डिवाइड किया जाता है। सर्कुलर लाइंस होती हैं जिसको अपन ट्रैक कहते हैं। 1 2 3 एंड देन 4। सबसे पहले प्लेटर डिस्क को ट्रैक के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर एक ट्रैक को सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसका शेप पाई टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से। ये स्मॉल स्मॉल जो पार्ट है ये कहलाते हैं बेटा सेक्टर, और ये कंप्लीट सर्कुलर कहलाता है हमारा ट्रैक। ओके, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो इंफॉर्मेशन राइट की जाती है वो इस सेक्टर्स के अंदर की जाती है। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इंफॉर्मेशन जाती है सर्कुलर फॉर्म में, ठीक। और इसको रीड करने के लिए जो हेड यूज में आता है उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक हेड। डेटा को रीड और राइट करने के लिए, डेटा को इंसर्ट कराने के लिए और उसको रीड करने के लिए जो हेड काम में आता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक हेड। बेटा अगला ऑप्शन से हमारा ऑप्टिकल डिस्क। अगला ऑप्शन से हमारा ऑप्टिकल डिस्क। अब ये ऑप्टिकल डिस्क, इसको ऑप्टिकल क्यों कहा गया है बेटा? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डेटा को राइट करने के लिए और रीड करने के लिए हेड यूज में आ रहा है मैग्नेटिक हेड। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डेटा को, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए जो हेड काम में आता है वो होता है लेजर। क्या होता है बेटा? लेजर। और यहाँ के अंदर जो डेटा राइट किया जाता है वो किस मेथड के थ्रू किया जाता है? बर्निंग मेथड के थ्रू। देखिए हमने कहा ना कि हम सीडी बर्न करने जा रहे हैं या डीवीडी बर्न करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम डेटा में सीडी और डीवीडी के अंदर डेटा को राइट करने के लिए जा रहे हैं। तो बेटा ऑप्टिकल डिस्क में जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट इज सीडी। आपने देखा होगा सबसे पहले जब डीवीडी नहीं आई थी तो डीवीडी से पहले चलता था सीडी,
वन साइडेड और टू साइडेड, दो तरह की सीडी आती थी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन होल्ड इन द सीडी, दैट इज अप्रॉक्स 700 MB, 700 MB के आसपास हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं सीडी के अंदर। और सीडी के बेटा 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल एंड सीडी रीराइटेबल। ओके, सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल एंड सीडी रीराइटेबल। आज की डेट में जो सीडी मिलती है बेटा वो इस तरीके की मिलती है, सीडी RW। क्या मीनिंग है इसका? सीडी रोम के अंदर बेटा उस तरीके की सीडी होती है जिस तरह की सीडी में डेटा इंसर्ट करने के बाद डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ऐसी सीडीज का यूज केवल कंपनीज वाले करते हैं, जैसे उन्होंने ड्राइवर डाल के देना है आपको कि आप ड्राइवर्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना कर पाए, कोई गेम आपको डाल के देना है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर आपको डाल के देना है, तो इस तरीके की सीडीज के अंदर वो डाल के देते हैं आपको, जिसके डेटा के अंदर आप बिल्कुल भी चेंजेस ना कर पाए। तो सीडी रोम के अंदर वो डेटा आएगा। सीडी आर का मतलब होता है सीडी रिकॉर्डेबल। आप इस डेटा के अंदर राइट सिर्फ एक बार कर सकते हैं, सिर्फ आप इस डेटा के अंदर राइट एक बार कर सकते हैं, रीड मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। मींस डेटा को इंसर्ट एक बार कर पाएंगे और उसको रीड, बार बार उस डेटा को देखना है या यूज में लेना है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ये है सीडी रिकॉर्डेबल। सीडी RW का मतलब होता है सीडी रीराइटेबल। इसको मल्टीपल टाइम्स आप राइट भी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप रीड भी कर सकते हैं। मींस डेटा को जब इरेज करना हो आप उसमें से इरेज कर सकते हैं, डेटा को जब आपको इंसर्ट करना हो तब आप इंसर्ट कर सकते हैं, एज पर एज योर नीड। मल्टीपल टाइम्स में आप ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए सीडी RW आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है बेटा। उसके बाद का जो है वो है DVD। ये हमारा करीबन 17 या 18 GB के आसपास आता है। 4 GB से बेटा इसकी रेंज स्टार्ट होती है, ठीक। DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके भी 3 पार्ट आते हैं इसी तरीके से, DVD रोम, DVD रिकॉर्डेबल एंड DVD रीराइटेबल। वही सेम तीनों का मीनिंग है। DVD रोम के अंदर अगर डेटा एक बार अपने राइट कर दिया तो वी कैन नॉट ऑल्टर द डेटा एट एनी कॉस्ट। एंड CD रिकॉर्डेबल के अंदर वी कैन राइट द डेटा एट वंस एंड रीड मल्टीपल टाइम्स। एंड DVD RW के अंदर होता है DVD रीराइटेबल। इसके अंदर डेटा को वी कैन रीड और वी कैन राइट एज पर एज आवर नीड एंड फॉर द मल्टीपल टाइम्स। ब्लू-रे डिस्क, ब्लू-रे डिस्क बेटा जो हाई डेफिनेशंस की होती हैं, मतलब जिसमें मल्टीपल GB, जैसे 20 GB या 25 GB या 40 GB 50 GB का डेटा होता है, वो हो जाती है बेटा ब्लू-रे डिस्क के अंदर। हाई डेफिनेशन HD, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं। बेसिकली ये जो डिस्क होती है वो किस तरीके के डेटा को स्टोर करने के काम आती है, वो होती है बेटा HD। फ्लैश मेमोरी, अगला लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है बेटा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में फ्लैश वर्ड का मीनिंग होता है बेटा सॉलिड स्टेट। फ्लैश वर्ड का मीनिंग होता है सॉलिड स्टेट। जैसे कि आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही मेमोरी है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सभी के पास होती है। उसके अंदर सामने जो स्टेट लगा होता है वो केवल आपका सॉलिड स्टेट को बताता है, कि क्योंकि इसके अंदर डेटा को रीड करने के लिए ना तो किसी लेजर लाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ना ही हमको किसी मैग्नेटिक हेड की जरूरत पड़ती है। सॉलिड स्टेट की एक तरह की मेमोरी होती है जिसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। आजकल मार्केट में 250 से 300 रुपये में आपको यह इजीली अवेलेबल होती है और इसका जो अमाउंट होता है वो GB तक इजीली मार्केट में पेन ड्राइव मिल जाती है, ठीक है। हमारा बेटा कंप्लीट होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसको हम कहते हैं मेमोरी। मेमोरी, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए बेटा। सबसे पहला टॉपिक इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा CPU एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट पार्ट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ, जैसा कि मैंने आपको आउटलाइंस के अंदर बताया था कि कंप्लीट जो पहला चैप्टर है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट का ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है सिस्टम बस, जिसको हम आज कवर करने जा रहे हैं। सिस्टम बस बेसिकली बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं। सिस्टम बसेस का मतलब देखिए, बस क्या होती है? बस वो होती हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर इंफॉर्मेशंस को, डेटा के एड्रेस को, मेमोरी के एड्रेस को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है बसेस की। बसेस का मतलब होता है बेटा कलेक्शन ऑफ वायर्स। सिंपल सी भाषा में समझिए, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वायर्स लगे होते हैं उनको बोलते हैं हम सिस्टम बस। अब बेसिकली सिस्टम बस का बेटा टाइप क्या क्या है? सिस्टम बस का पहला टाइप है हमारा डेटा बस। डेटा बस के बाद है हमारा कंट्रोल बस। थर्ड है हमारा एड्रेस बस।
एंड लास्ट है हमारा इनपुट आउटपुट बस। अब देखिए इस बस की डेफिनेशन इनके नाम से ही पता चल रही है। डेटा बस का काम क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर डेटा को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कंट्रोल बस का काम क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाएंगे या ALU से मेमोरी तक जाएंगे, वो सारे के सारे कंट्रोल्स इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू जाएंगे, कंट्रोल बस के थ्रू जाएंगे। एड्रेस बस का काम क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर हर एक बिट का पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है। जो सेल्स होते हैं, सेल्स को हम डिवाइड करते हैं बिट्स के अंदर, और हर एक मेमोरी एक पर्टिकुलर लोकेशंस को स्पेसिफाई करती है। तो उस लोकेशंस का एड्रेस किसके थ्रू जाएगा बेटा, एड्रेस के थ्रू जाएगा, एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। इनपुट आउटपुट जो बस होती है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए जिन बस की जरूरत पड़ती है, उन बस को बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट बस। जैसे USB आप ड्राइव कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो USB ड्राइव मतलब पेन ड्राइव जब आप सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वो पेन ड्राइव कनेक्ट होती है किस बस के थ्रू, इनपुट आउटपुट बस के थ्रू। कीबोर्ड कनेक्ट होता है वो इसी के थ्रू होता है, मॉनिटर कनेक्ट होता है वो इसी के थ्रू होता है, हमारा प्रिंटर जो कनेक्ट होता है वो भी इसी के थ्रू होता है, स्पीकर भी कनेक्ट होता है वो भी इसी के थ्रू होता है। तो बेटा यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसका ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ कि व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, that is basic computer organizations। तीन पार्ट के अंदर, तीन पार्ट की वीडियोस में मैंने इस पार्ट को कवर किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर पार्ट वन की वीडियोस में बेटा हमने कवर किया था इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। पार्ट 2 की वीडियोस में हमने कवर किया है व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन पार्ट 2 वीडियो, दैट इज CPU, एंड CPU के अंदर हमने ALU, CU एंड रजिस्टर्स, जिसको कैश मेमोरी भी कहा जाता है। एंड सेकंड पार्ट हमने कवर किया था मेमोरी के अंदर रैम पढ़ा था बेटा कल की क्लास में, और रोम पढ़ा था। ये हमने कवर किया था पार्ट 2 की वीडियो में। आज बेटा पार्ट 3 की वीडियो में हमने जो कवर किया है वो कवर किया है हमने स्टोरेज डिवाइस, मींस जिनको हम कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क जिसमें HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल के अंदर CD, DVD एंड ब्लू-रे, एंड लास्ट वन इज द फ्लैश मेमोरी। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इसी के अंदर बेटा हमने जो कवर किया है वो किया है सिस्टम बस। Okay, so these 3 parts we have completed in our video, and by combining all these 3 parts we have completed the first part of basic computer organizations of chapter 1। तो अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू।